उत्तराखंड कैबिनेट में किसकी जाएगी कुर्सी और किसके हाथ लगेगा मंत्रालय का रंग। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे एक नाम। पर्यटकों को सुविधा देने वाले रोपवे कितना रखेंगे स्थानीय पहाड़ियों का ध्यान। शराब पीने में अव्वल बनाने के बाद सरकार का नया लक्ष्य और वन पंचायतों पर आने वाला है कौन सा संकट। यह है इस हफ्ते की खबरों का सार। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में हफ्ते भर की खबर बात। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। राज्य में 4 मंत्रियों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। भाजपा नेताओं की माने तो इस बार मजाक नहीं हो रहा है। होली के बाद पक्का कुछ नेताओं पर मंत्री पद का रंग चढ़ सकता है तो 2 नेताओं का रंग उतर भी सकता है। इसके अलावा मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल होने की संभावना है। इसमें कुमाऊं के पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के हाथ लॉटरी लगने की उम्मीद है। इसकी वजह दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की जगह कुमाऊं से खाली होना है। भाजपा के लिए गढ़वाल कुमाऊं का संतुलन साधना भी जरूरी है। इस समय मंत्रिमंडल में 5 गढ़वाल से और 3 मंत्री कुमाऊं से हैं। कुमाऊं के 3 भी सीएम धामी को शामिल करने के बाद हैं। इसके अलावा ठाकुरों का कुमाऊं से मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। चलते चलते एक बात और कह दूं, काफल्टी लाइव किसी भी तरह के जात पात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति इसके बिना पूरी नहीं होती। इसलिए भविष्य में सरकार का क्या रूप हो सकता है बताने के लिए जाति का गणित बताना जरूरी है। बहरहाल जातिगत समीकरणों के आधार पर देखें तो कुमाऊं से एक पंडित और ठाकुर नेता की लॉटरी लग सकती है। इसके अलावा बुजुर्ग युवा वाला फैक्टर भी काम कर सकता है। अब पहाड़ में तो भाजपा के पास कोई युवा नेता है नहीं, सो नैनीताल से किसी युवा नेता को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर देगी। होली के कुछ दिन बाद नया प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी को मिल जाएगा। हालांकि बहुत संभावना है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट को ही पार्टी रिपीट कर सकती है। इसके तुरंत बाद मंत्री पद और दायित्व मिलने की बात भाजपा के बड़े नेता बता रहे हैं। भाजपा के लिए नए चेहरे इसलिए भी जरूरी हो गए हैं क्योंकि कुछ पुरानी सूरतें पार्टी के लिए नासूर बनती जा रही हैं। जिन 2 मंत्रियों पर बदले जाने का खतरा है उसमें एक नाम तो बड़ा साफ है। बीते दिन भाजपा सांसद अनिल बलूनी इशारों इशारों में इस पर बयान भी दे चुके हैं। दूसरा नाम विधानसभा में सवालों का जवाब नहीं दे पाने और अक्सर उल जलूल बयानबाजी के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि एक पंडित मंत्री के साथ ही पहाड़ से प्रेम न करने वालों की कुर्सी खिसक सकती है। सत्ता पक्ष में कुर्सी के खेल के बाद अब बात विपक्षी दल में कुर्सी के खेल की। गणेश गोदियाल प्रदेश में फिर कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। गोदियाल की सक्रियता भी इस बात के संकेत दे रही है। गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं में भी उनकी एकाएक प्रदर्शनों और अन्य आयोजनों में भागीदारी बढ़ी है। लोकसभा चुनाव में भले ही गोदियाल अनिल बलूनी से चुनाव हार गए हों, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गोदियाल एक परिपक्व नेता के रूप में उभर कर आए हैं। कांग्रेस का विभिन्न मुद्दों पर भले ही ढुलमुल रवैया रहा हो, लेकिन गोदियाल चुनावी सभाओं से ही अपनी स्पष्ट राय रखते आए हैं। इसके अलावा इस समय कांग्रेस हाईकमान के लिए वो अकेले ऐसे नेता हैं जो प्रदेश में विभिन्न धड़ों में बटी कांग्रेस को एकजुट रखने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती उनकी पूछ हो सकती है। हालांकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल की पिछली पारी में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। पिछली बार उनका कार्यकाल भी करीब 8-10 महीने का ही रहा। भाजपा ने बारी बारी प्रदेश को लूटने का मिथक तोड़ते हुए कांग्रेस को बुरी मात दी थी। हालांकि इस हार के लिए ज्यादा जिम्मेदार हरीश रावत माने गए थे। रावत ही तब कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी थे। 2022 में सरकार के निपटने के बाद कांग्रेस ने करण महरा को अध्यक्ष बनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री रह चुके गोविंद सिंह महरा के बेटे और खांटी राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद करण पार्टी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि इसकी वजह हाईकमान की उत्तराखंड को लेकर बेरुखी भी रही। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कभी करण को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन माना जा रहा है कि गोदियाल की राहुल गांधी से नजदीकी के चलते कोई उनके काम में ज्यादा दखल नहीं दे पाएगा और पार्टी 2027 के चुनाव से पहले नए रंग में दिख सकती है। थोड़ा गणेश गोदियाल के राजनीतिक सफर के बारे में भी जान लेते हैं। गणेश गोदियाल साल 2002 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनकर आए। उस वक्त उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता रमेश पोखरियाल निशंक को हराया था। ये जीत उनके लिए जीवन की बड़ी जीत थी। साल 2007 में गोदियाल चुनाव हार गए, लेकिन 2012 में उन्होंने श्रीनगर सीट से धन सिंह रावत को हराया। फिर साल 2017 में गोदियाल धन सिंह से चुनाव हार गए। गणेश गोदियाल का ताल्लुक मूल रूप से पौड़ी जिले के पैंठाड़ी से है और कांग्रेस में वो ब्राह्मण नेता हैं। गोदियाल की सबसे खास बात है सत्ता में न रहते हुए भी सक्रिय रहना। कांग्रेस में हरीश रावत को छोड़ दिया जाए तो ये गुण बहुत कम नेताओं के पास दिखता है। बाकी ये तो राजनीति है, वो भी उत्तराखंड की राजनीति। यहाँ किस दिन किसके दिन फिरेंगे सब कुछ दिल्ली तय करती है। दिल्ली के इस दखल में पहाड़ का आम आदमी कहाँ ठहरता है,
जरा उसे भी समझते हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आने से ठीक एक दिन पहले केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे की घोषणा की। मीडिया में इसे तोहफे की तरह दिखाया गया। मुख्यमंत्री से लेकर जनता तक इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए नहीं आगा रही है, ऐसा फील कराया गया, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि इससे स्थानीय जनता को क्या लाभ होगा। केंद्रीय कैबिनेट के इस निर्णय से पर्यटकों को निश्चित तौर पर लाभ होगा, लेकिन यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले हजारों लोगों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ये न तो अखबार बताता है और न सोशल मीडिया। केदारनाथ रोपवे के लिए 4081 करोड़ और हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए 2730 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन रोपवे के बनने से जो गांव वीरान हो जाएंगे, जो युवा बेरोजगार हो जाएंगे, जो महिला स्वयं सहायता समूह खाली हो जाएंगे, उनको बजट में क्या मिलेगा, इसकी चर्चा न केंद्र ने की न राज्य ने अब तक की है। पैसे वालों के हेलीकॉप्टर और थार से पहले ही थर्रा रहे केदारनाथ धाम में अब जो रोपवे लग रहा है वो हर घंटे 1800 यात्रियों को लाने ले जाने की क्षमता रखता है। बताया जा रहा है कि इससे एक दिन में 18,000 श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन कर सकेंगे। इतने लोगों को केदारनाथ तक पहुंचाना पर्यावरण की दृष्टि से कितना भयावह हो सकता है, इसको लेकर भी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। इसके उलट प्रचार किया जा रहा है कि रोपवे बनने से बुजुर्गों और दिव्यांगों को सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि इस तरह से उन्हें बाबा केदार या हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए परेशानी नहीं होगी और वो रोपवे के जरिए आराम से दर्शन करने के लिए पहुंच सकेंगे। रोपवे यात्रा को सुविधाजनक बनाने के साथ ही आपात स्थितियों में भी कारगर साबित होगा। हेमकुंड साहिब की यात्रा में तीर्थयात्रियों को लगभग 10 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन रोपवे बनने के बाद ये समय घटकर 1 घंटे का ही रह जाएगा। रोपवे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के लिए बनाया जाएगा। इसके बनने से फूलों की घाटी जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनने से घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। अभी सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने के लिए यात्रियों को 21 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होता है। इस पूरी यात्रा में 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है और ये रास्ता दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरता है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार 12.9 किलोमीटर का रोपवे बना रही है, जिससे धाम की दूरी घटकर आधी रह जाएगी। यात्रा का 9 घंटे का समय 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। घंटों और मिनटों में सब कुछ जल्दी पा जाने के लालच का परिणाम हम 2013 के केदारनाथ आपदा में देख चुके हैं। घंटों और मिनटों के फेर में रिवर्स पलायन की बात करने वाली सरकार उन हजारों लोगों को भी भूल जा रही है जिनसे आज तक पहाड़ के गांव गुलजार हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे बनने से रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक का कारोबार प्रभावित होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस मार्ग पर 15 से 2000 तक होटल, लॉज, धर्मशाला आदि हैं, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल के हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हुए हैं। अखबारों में छपी खबरों को सही माना जाए तो यात्रा के दौरान इस मार्ग पर अकेले 200 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। इसके अलावा ढाबे व छोटे दुकानदार भी 5 लाख से 25 लाख तक आय अर्जित करते हैं। जो लोग पहाड़ों की विषम परिस्थितियों के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उनके लिए घोड़े खच्चर यहाँ कमाई का बड़ा जरिया है। 6 साल पुरानी एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इसके संचालन से करीब 55 करोड़ का कारोबार हुआ था। प्रशासन को भी 5 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। डंडी कंडी और पालकी से भी 20 लाख से अधिक का कारोबार हुआ। बड़ी संख्या में महिला समूह भी इस मार्ग पर पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने परिवार भी चलाते हैं। इसलिए रोपवे के लिए 1000 करोड़ के बजट की वाहवाही लूटने से पहले सरकार को ये भी बताना चाहिए कि जिन स्थानीय लोगों पर संकट आना है उनके लिए क्या योजना है और कितने बजट का इंतजाम किया गया है। बाकी सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, अब जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में शराब से होने वाले राजस्व में केवल 14% वृद्धि का लक्ष्य रखा है। साल 2024-25 में सरकार ने हमारे कितने युवाओं को रोजगार दिया, इसका आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन दारू बेचने का लक्ष्य कितना था और कितनी अब तक बेची गई, इसको लेकर पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। 2024-25 में उत्तराखंड सरकार ने 4400 करोड़ रुपए की शराब घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें वो पूरी तरह सफल होती नजर आ रही है। फरवरी तक ही 4000 करोड़ की शराब बेची जा चुकी है। इस महीने लक्ष्य ईमानदारी से पूरा कर लिया जाएगा। अगले साल से हमको और ज़्यादा मस्त रहने का मौका सरकार देने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की जनता 5060 करोड़ रुपए की शराब पिएगी। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से नई शराब नीति 2025 लागू हो रही है। नई नीति के मुताबिक धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा ओवर रेट शराब बेचने पर लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है।
हालांकि उपभोक्ता अधिकारों के अंतर्गत ओवर रेटिंग पहले से ही गैरकानूनी है, अब ये बात सरकार ने भी कह दी है। लेकिन अब तक ओवर रेटिंग पर कभी कोई समुचित कार्रवाई नहीं हुई है और भरोसा है कि आगे भी नहीं होगी। कारोबारियों को ओवर रेट दारू न बेचने देने की धौंस देने वाली सरकार हर साल शराब पर टैक्स बढ़ाकर बेचने और खरीदने वाले दोनों को खुद लूट रही है। देवभूमि में शराब बेचते हुए धार्मिक स्थलों में शराब नहीं बेचेंगे कहना भी दो मुँहेपन से अधिक कुछ नहीं है। स्कूलों की सरकार को कितनी चिंता है ये किसी से नहीं छिपा। शराब को प्रमोट करने में उत्तराखंड की सरकारें हमेशा आगे रही, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। यही वजह है कि आज हम अपने पड़ोसी राज्यों से भले अन्य ग्राउंड में पीछे छूट जाते हों, लेकिन शराब पीने में हमारा कोई सानी नहीं है। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से ज़्यादा शराब गटकी जाती है। सबसे पहले हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में प्रति शराबी से एक साल में सरकार को 2,988 रुपये राजस्व मिलता है, जबकि हमारे यहाँ इसका 2 गुना करीब 4,217 रुपये सरकार शराब के शौकीन से कमाती है। उत्तर प्रदेश में भी ये महज 2,259 रुपये है। हरियाणा और दिल्ली में क्रमशः 3,765 और 1,842 रुपये प्रति शराबी है। मतलब आमजन के साथ साथ शराबी को लूटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। खैर, आखिर में बात करते हैं उत्तराखंड की वन पंचायतों से आ रही संकट के सुगबुगाहट की। पहले ही वन विभाग, एनजीओ और ठेकेदारों के दखल से बर्बाद हो चुके जंगलों में अब एक नई एंट्री की तैयारी है। वन मंत्री के एक बयान के बाद वन पंचायतें प्रधानों के अधीन लाने की तैयारी से सरपंच खासे खफा हैं या कहें डरे हुए हैं। बीते दिनों उन्होंने इस संबंध में देहरादून में विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी और प्रमुख वन संरक्षक से मुलाकात कर ऐसा होने की स्थिति में राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। सरपंचों ने सरकार को वन पंचायतें ग्राम प्रधानों के अधीन लाने का प्रस्ताव खारिज करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा वन पंचायतों को वित्तीय और कानूनी अधिकार देने के लिए मौजूदा नियमावली में संशोधन करने, सलाहकार परिषद और परामर्शदायित्री समिति में भी सरपंचों को शामिल करने की मांग की गई है। उत्तराखंड देश का एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां 1931 में वन पंचायतों को संस्थागत रूप दिया गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों के आरक्षित वनों के खिलाफ लोगों के आंदोलन की प्रतिक्रिया के बाद वन पंचायत अस्तित्व में आई। इसमें ग्रामीण 5 से 9 सदस्यों की एक परिषद का चुनाव कर सकते थे, जिसका मुखिया सरपंच होता है। वन पंचायत को चराई, शाखाओं की कटाई, ईंधन के संग्रह और वन उपज के वितरण को विनियमित करने का अधिकार था। यही वो अधिकार था जिससे उत्तराखंड के लोगों का अपने जंगलों से परिवार जैसा रिश्ता बना। इन्हीं अधिकारों की वजह से उत्तराखंडियों को चिपको जैसे आंदोलन खड़े करने की ऊर्जा मिलती थी। अंग्रेजों की ही तरह भारत में आए सत्ताधारियों और जंगल के ठेकेदारों को उत्तराखंड के लोगों की ये हुकूमत कभी पसंद नहीं आई, इसलिए समय समय पर लोगों के हक हकूकों में कटौती की गई। 1972 से ही इसमें लगातार संशोधन होते रहे। अलग अलग समय में हुए संशोधनों से लोगों को जंगलों से बाहर और अपने चहेतों को अंदर करने का खेल चलता रहा। अंग्रेजों ने जंगलों की भूमि को गांव की भूमि से अलग कर दिया था ताकि इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके। आज भी सरकार यही कर रही है। 2024 में हुए संशोधन के आधार पर शहरी क्षेत्रों की वन पंचायतों को नगर निकायों में सौंप देना इसका ताज़ा उदाहरण है। यही वजह है कि उत्तराखंड की 12,092 वन पंचायतों में से लगभग आधी वन पंचायतें बदहाल हो चुकी हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में लगभग 6,000 वन पंचायतें ही सक्रिय हैं, जो लगभग 4,05,000 हेक्टेयर जंगल का प्रबंधन करती हैं। लेकिन प्रधानों को सौंपने के बाद इसमें कितनी बच जाएंगी, आने वाला वक्त बताएगा।